अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ग्रेड 10th आप लोगों को बताना था कि जैसे हमारा पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का ही 11th चैप्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होम्योस्टेसिस। तो बेसिकली पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है। जब भी हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो ये बेसिकली होता है कि जब आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द का माहौल में कहीं पे भी डिस्टरबेंस होती है, कोई एक फैक्टर डिस्टर्ब होता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे आम अल्फाज में मैं कहूंगी कि लाइट चली जाती है आपके घर में, ज्यादा देर के लिए चलेगी। अब क्या हुआ, आपकी लाइट के कनेक्टिविटी इशू की वजह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि लाइट हैज गॉन। इसी तरह हमारी बॉडी भी जो है ना, उसको भी अगर कोई ना कोई फैक्टर कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। किसी एक फैक्टर की वजह से जैसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो उसी तरह किसी फैक्टर की वजह से बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलते हैं बैलेंस, यानी कि बॉडी को अंदर से बैलेंस करना, यानी कि बॉडी के अंदर सर्टन लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारे सेल्स बन भी रहे हैं, ब्रेक भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो अब ये सारे प्रोसेसेस जब हो रहे होते हैं तो बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करने को असल में होम्योस्टेसिस कहते हैं। डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अब हुआ ये कि आप गए हो बाहर, घर से बाहर गए हो, घर के अंदर तो हमारी कोशिश होती है ना कि हम अपना रूम का, जैसे गर्मियां चल रही होती हैं तो हम गर्मियों में रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके बैठ जाते हैं कि नहीं, हमारी बॉडी ज्यादा एक्सेसिव हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बाहर जाते हो तो आपको क्या होता है, आपको उलझन होने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है। अब आप ज्यादा देर तक बाहर रहोगे, ज्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लोगे तो कहते हैं जी हीट स्ट्रोक हो गया। इसी तरह जब ज्यादा सर्दी में बाहर निकलते हो, अब आपकी बॉडी ज्यादा देर तक सर्दी में सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे आप चले जाओ काफी नॉर्दर्न एरियाज में, आप चले जाओ तो यू नीड समथिंग कि आपने अपने इंटरनल बॉडी को बैलेंस करना है। अब होता यह है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, अगर आप आम हालात में जैसे बाहर जा रहे हो तो इफ द टेम्परेचर इज 40-45 बाहर टेम्परेचर है, तो ये नहीं होता कि आपका इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर भी 45 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री जो है ना, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर है आपकी बॉडी का। लेकिन आपको बॉडी का टेम्परेचर रेस की सूरत में करता है, वो उस सूरत में करता है जब आपको फीवर होता है, तब आपका बॉडी का टेम्परेचर रेस करता है। वरना आप, ये तो नहीं है कि आप ऐसे घर से बाहर निकले और निकलते साथ ही आपको बुखार हो गया, घर के अंदर आए तो ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली आप अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, आप अपने इंटरनल एंजाइम्स की वर्किंग को मेंटेन रखते हो। इसी तरह टेम्परेचर की तो बात होगी, अब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज हम खाना खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे होते हैं, उसको भी 1 ग्राम पर लीटर जो है ना, उसको मेंटेन रखना पड़ता है बॉडी को। अगर ये ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो डिजीज की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं। डिस्पाइट ईटिंग मील, आपने खाना खाया है, जो नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल होगा वो इसको मेंटेन रखेगा। लेकिन जिस इंडिविजुअल कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, वो डिजोल्व ब्लड में प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से डिजीज होगी। अब हम होता है इसमें क्या है, क्यों ये जरूरी है, इक्विलिब्रियम बॉडी का मेंटेन होना, बैलेंस होना, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, ये बॉडी के अंदर सर्टेन एंजाइम्स काम कर रहे हैं, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं ना बेसिकली आपकी बॉडी में, दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इनके ये क्या है, ये सेंसिटिव है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ या बहुत कम हुआ या ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जो एंजाइम्स की प्रोटीन, जिन प्रोटीन से एंजाइम बने हुए वो डीनेचर हो गए, उनकी शक्ल खराब हो जाएगी। जिस तरह मैं आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल देती हूँ कि आप घर में एक कैंडल लेकर आते हो, कैंडल को जब तक आप हीट नहीं देते तो क्या होता है, वो कैंडल आपकी उसी हालत में रहती है, जब आप उसको हीट देते हो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, उसकी वैक्स जिस सांचे पे आप चाहोगे उस वैक्स को डालोगे, क्योंकि वो हीट इंक्रीज कर दिया आपने। इसी तरह एंजाइम्स क्या होते हैं, जब उनको हीट ज्यादा मिलती है तो वो डीनेचर हो जाते हैं, उनकी प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर एंजाइम को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला, टेम्परेचर बहुत कम है, 0 से भी नीचे चला गया, तो फिर क्या होगा, एंजाइम इनएफेक्टिव हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी में काम नहीं कर सकते। इसलिए एंजाइम्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू
सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, वो हमारे लाइफ प्रोसेस में एंजाइम्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब ये जो बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इसके 3 प्रोसेसेस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सर्टेन प्लांट्स में, सर्टेन एनिमल्स में, जो आपको लगेगा कि ये बैलेंस मेंटेन है तो दे आर वर्किंग इन इफेक्टिव वे, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पे बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो वो काम करना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो वन बाय वन हम चलते हैं। फर्स्ट वन, ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड जो है ना, रेगुलेट करना, तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी चीज को मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, एक बैलेंस में लेकर रखना। ऑस्मो का मतलब है, उर्दू में अगर आसान अल्फाज में कहें, कि एक चीज का दूसरी चीज के अंदर सरायत इख्तियार करना। अब इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर, नमकियात जिसे आप कहते हैं, पानी जिसे आप कहते हैं, वो आपकी बॉडी में एक प्रॉपर एक तरीके से जो है ना बॉडी में मूव करेगा। अब ये कहाँ कहाँ मूव करेगी? आपके ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में जाता है। अब ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में सॉल्ट और वाटर की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस होता है। अब यानी कि आपके अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट्स की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हुआ, जिसकी वजह से सॉल्ट्स की अमाउंट ज्यादा होगी। इसी तरह अगर आपकी बॉडी ब्लड के अंदर अमाउंट ज्यादा हो गई या फ्लूइड के अंदर ज्यादा होगी तो ये सब चीजों को डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब इस ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को भी 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 तरह की रेगुलेशन होती है। आपने बचपन में पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा वर्ड बार बार, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूज करना, फैल जाना। अब क्या फैलना, जैसे मैं आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ, कॉमन सी एग्जांपल, हम फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मैंने एक परफ्यूम लगाया अपनी बॉडी में, मेरी परफ्यूम की स्मेल मुझे थोड़ी देर तक मुझे बहुत आएगी, जी मैंने परफ्यूम लगाया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्मेल आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे एरिया में, जो कंसाइज एरिया जहां मैं बैठी हूँ वहां पे वो स्मेल फैलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह पानी के अंदर हम जब शुगर डिजोल्व करते हैं, चीनी डालते हैं, तो पानी, अब चीनी क्या थी, चीनी को हम पानी के अंदर डिजोल्व करना शुरू करेंगे, जैसे उसको स्टिर करते जाएंगे तो जो चीनी, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें क्या करते जाएंगे, फैलते जाएंगे, वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब करते जाएंगे। लेकिन हम देखें अभी पानी में भी एक लिमिट तक चीनी डालेंगे। अगर लेट्स सपोज हमने एक ग्लास लिया तो उसमें 2 स्पून चीनी डालेंगे तो वो पानी पर डिजोल्व हो जाएगी, इसके लेवल को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने 1 ग्लास पानी के अंदर 1 ग्लास ही शुगर डाल दिया तो वो डिजोल्व कैसे होगी, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब डिफ्यूजन इज एक्चुअली क्या क्या होती है, किसी भी ऐसे सॉल्यूशन का जो कि हायर कंसेंट्रेशन की है उसने लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना है। ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन मैंने एग्जांपल दी कि जैसे मैंने परफ्यूम लगाया, वो हायर कंसेंट्रेशन, एंड वो जब वो डिफ्यूज हुआ, वो फैला, तो वो लोअर कंसेंट्रेशन, वो फैलता गया, और कुछ देर बाद क्या होगा कि वो स्मेल आहिस्ता आहिस्ता फैल फैल के वो दूर तक खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे फील होगा कि क्योंकि मैंने किसी सरफेस पे लगाया हुआ है तो वो मुझे फील होगी कि मैंने वो परफ्यूम की स्मेल लगाई हुई है। अब होता क्या है कि डिफ्यूजन में आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्ट आपने किसी चीज में डाला, ठीक है ना, वो उसमें डिफ्यूज हुआ, लेकिन एक लिमिट तक डिफ्यूज होगा। अगर सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, इसी तरह आपके ब्लड में भी कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एक लेवल तक उसमें डिफ्यूज करेंगे, एक लेवल तक उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे। अगर उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब दूसरी चीज आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में थोड़ा सा फर्क है। और वो थोड़ा सा फर्क इस तरह है कि डिफ्यूजन तो ये थी ना कि आपकी किसी भी हाई से लो कंसेंट्रेशन में जा रही है, हाई से लो में जा रही है कोई भी पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पे फर्क इसमें ये आएगा, जब ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे बीच में आ जाएगी, हाई और लो कंसेंट्रेशन में तो पार्टिकल मूव करेंगे, बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाएगी, खास किस्म की मेम्ब्रेन, जो कि जिसको हम एक स्पेशल नाम देंगे, वी विल कॉल इट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है किसी को अलाउ करना, किसी को नहीं करना। परमिएबल परमिशन से निकला है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि वो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेगी कि वो अंदर जा सकते हैं इस रीजन से इस रीजन में,
और कुछ पार्टिकल्स अंदर नहीं जा सकते। अब इसमें इसी की वजह से क्या होगा, अब आपके डेली लाइफ में एग्जांपल देती हूँ कि अब ये जो आपके प्लांट्स हैं, इनमें आपने देखा होगा कि उनकी स्टेम टर्जिट होती हैं, लीव्स टर्जिट होते हैं, ठीक है ना। अब वो टर्जिट किस वजह से होती है, वो ऑस्मोसिस की वजह से होती है। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, जिस तरह के आप ये हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि सोल्यूट्स 3 तरह के होते हैं, हाइपर और आइसोटोनिक। तो इसमें अब ये जो टर्गर प्रेशर है, जो प्लांट आपको टर्जिट नजर आ रहा है, स्टेम टर्जिट नजर आ रही है, यानी कि उसमें वो विल्ट नहीं हुई भी, वो मुरझाई भी नहीं है, वो किसकी वजह से है, वो इस ऑस्मोसिस की वजह से है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्मोरेगुलेशन। थर्मो वर्ड से ही जाहिर है टेम्परेचर, ठीक है। अब होता यह है कि आपने इंटरनल अपनी अंदर की बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दैट इज 37 डिग्री, वो आपने मेंटेन रखना है। और क्यों मेंटेन रखना है, वो इस वजह से मेंटेन रखना है कि आपके जो बॉडी में एंजाइम्स हैं, जो कि आपके प्रोटीन को एक्टिव करते हैं, वो एक ऑप्टिमम में खास टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। आप देखें, आप जब बाहर कहीं भी ज्यादा हीट में जाते हैं, एक लिमिट तक आप सरवाइव कर सकते हो, उसके बाद आप कहते हो कि आपकी बॉडी हिम्मत हारने लगती है, जवाब दे जाती है, ज्यादा हीट भी, हीट स्ट्रोक जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। अब एक और चीज होती है कि अक्सर हम जब लोग बाहर जा रहे होते हैं तो हमें स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है। अब वो स्वेटिंग क्या करती है कि वो, अगर आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा तो आपकी बॉडी एक्सेसिव वाटर बाहर निकालती है आपके स्किन के थ्रू, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में से जो हीट है वो निकल जाती है और वो आपको क्या देती है, वो आपको कूलिंग इफेक्ट देती है। लेकिन देखें, ज्यादा स्वेटिंग होना, ज्यादा हीट होना भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो उसको एक लिमिट तक, अब आप देखिए एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ज्यादा स्वेट आता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सन की लाइट में ज्यादा देर खड़े रहेंगे, उससे स्वेटिंग होगी, तो वो ऑब्वियसली वो आपको हीट स्ट्रोक कर सकती है। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है कि आपने अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना है। किस किस्म का वेस्ट भाई? भाई वो वेस्ट जो कि आपका एक्स्ट्रा वेस्ट है, वो वेस्ट जो आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है, कोई काम हुआ है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है, आपकी एटीपी ने काम किया, आपकी बॉडी में डिफरेंट वर्किंग्स जारी हैं। अब जब वो काम हो गया, कुछ ऐसे आयंस होते हैं, दे आर नॉट नीडेड, हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, वो वेस्ट होते हैं। लेकिन अब जरूरी तो नहीं कि हम उन बॉडी को, वेस्ट को रिटेन करके रखें। अगर वो वेस्ट हमारी बॉडी में रिटेन रहेंगे तो वो क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो हमारी किडनीज को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। नाइट्रोजनस गैसेस होती हैं उसमें, वो ब्रेन तक जाना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आती आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो जो वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकालना था वो आपकी बॉडी के अंदर रह गया है। इसलिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस जितने भी लिविंग क्रिएचर्स उनमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मेटाबॉलिज्म होना भी बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने के लिए क्या जरूरी है? मेटाबॉलिज्म होने के लिए बेसिकली आपके एंजाइम्स को एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए, वो जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस के बारे में, ह्यूमन से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। तो प्लीज आप मेरी आने वाली मजीद वीडियोस देखें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट। और होप सो कि आपको अब ये क्लियरली एक्सप्लेन हो गया होगा कि इसकी 3 टाइप्स क्या हैं। इसमें से आपको ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये मेन इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारी बुक में दिए गए हैं। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट पे जो है ना रिवाइज करें, इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं।